जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्टाफिंग प्रोसेस। और ये जो है स्टाफिंग चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी एजुकेशन या फिर जीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो दोस्तों वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए आप फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर को, और जो कि इस चैप्टर की क्या है, दिल की धड़कन है। तो चलिए दोस्तों स्टाफिंग प्रोसेस कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। स्टाफिंग प्रोसेस जैसे ही बात हमारे दिमाग में आती है, सिंपल सा आता है, क्या है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफ का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। स्टाफ कई टाइप का हो सकता है और कई डिपार्टमेंट का भी हो सकता है दोस्तों। और उसका प्रोसेस क्या है, मतलब स्टाफ को सिलेक्ट करने का। स्टाफ को हम किस टाइप से स्टाफिंग की प्रोसेस होगी, कैसे स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं और क्या क्या उसके अंदर में प्रोसेस होता है, उसी को दोस्तों स्टाफिंग प्रोसेस करते हैं। भैया बिल्कुल सिंपल फंडा है। आइए अब एक एक कॉन्सेप्ट को इसका जान लेते हैं बारीकी से। दोस्तों पहला पॉइंट है मैन पावर प्लानिंग। व्हाट इज मैन पावर? इंसान की ताकत। इसका मतलब क्या है, यहां पे बात करता है मैन को गैदरिंग करने की। यहां पे बात करता है पहले आप अपना क्या बना लो, चार्ट बना लो। पहले अपना चार्ट बना लो और ये बताओ कि कितने मैन पावर की जरूरत है, कितने पर्सन की जरूरत है। पहले अपना चार्ट बनाए भैया, उसके बाद में बताएं कि कितने मैन पावर की जरूरत है। पहला प्रोसेस यही है दोस्तों। आइए फटाफट कर लेते हैं। पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर। यस दोस्तों, ये कहता है एस्टिमेट बनाओ, बताओ कितने लोगों की जरूरत है। आपकी फैक्ट्री के अंदर में मशीन जो है दोस्तों, वह मशीन आपके पास में 200 यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे जो वर्कर्स लगेंगे वो भी लगभग 200 से प्लस ही होने चाहिए। इतने वर्कर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास में वर्कर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 50 है, इसका मतलब क्या है, वर्कर्स की क्या है आपके पास में शॉर्टेज है। आपको वर्कर्स को दोस्तों इंक्रीज करना पड़ेगा। यही बात कहता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। और क्या है इसके अंदर में, आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व्स है, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। क्या क्या इन्वॉल्व है भाई? पहला, मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल। पहले आप बताओ कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग चाहिए और उनको क्या क्वालिफिकेशन है और क्या ट्रेनिंग है और क्या स्किल है। आप सबसे पहले क्या करोगे भैया, एक चिट्ठा लेके सभी वर्कर्स के, सभी बंदों के, सभी इंप्लॉय के क्या है टोटल कर लोगे। इतने बंदे हमको रिक्वायरमेंट है भाई। किस लिए? ताकि आप अपने वर्किंग को क्या कर सको, अपने फैक्ट्री को क्या कर सको, ऑपरेट कर सको, चला सको। दूसरा, फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। भैया पहले ये जान लो कि अगर आप 200 मशीन की और प्लानिंग कर रहे हैं, आपको चाहिए 200 मशीन और, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नीड होगी क्या, मोर वर्कर। भाई कितना सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जितने रिलेटिव्स ज्यादा आएंगे उतनी कंजम्पशन ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी बेस पे क्या है, ये पूरा चैप्टर है। और क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डेवलपिंग ए प्रोग्राम to provide the human resources. Job analyzing is an intensive way of finding details related all jobs. आपने जॉब एनालाइजिंग करा, आपने ये पाया कि किस डिपार्टमेंट में किसको क्या जॉब देना है। जब आप जॉब एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पर्सन किस तरीके से आप क्या करोगे दोस्तों, यस सिलेक्ट करोगे। दोस्तों पहले पॉइंट में सिंपल सी बात बताना चाह रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है, पहले में सिंपल कह रहा है एस्टिमेट बना लो भाई, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग चाहिए भाई। अगर आपके पास में फैक्ट्री के अंदर में मशीनरी 10 लाख है तो 10 लाख वर्कर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ताकि आप उसे क्या कर सको, ऑपरेट कर सको और मेंटेन कर सको। तो पहला आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर। देन सेकंड, और भैया बिल्कुल सिंपल है, क्या कहता है, रिक्रूटमेंट। व्हाट इज रिक्रूटमेंट भैया? रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता सिलेक्शन, समझिए बात को। आपको पहले एस्टिमेट बनाना है, मुझे चाहिए 200 वर्कर। अब 200 वर्कर के लिए आप 10 पैम्पलेट तो नहीं छपवाएंगे। अगर आपको चाहिए 2 लाख वर्कर तो क्या आप 10, 20, 50 हजार पैम्पलेट छपवाएंगे? नहीं, सीधा न्यूज़पेपर में ठोकेंगे एडवर्टाइजमेंट। इतनी रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट यही फुलफिल करता है। पहले आपने एस्टिमेट बनाया कि इतने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। और क्या है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर में आपने क्या करा, यस आपने बनाया क्या, कितनी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या सीखा है, यस रिक्वायरमेंट बताओ, जरूरत बताओ, कितने लोग चाहिए, नीड कितने लोग चाहिए भाई, कितने पर्सन चाहिए। पहला पॉइंट ये कहता है, खत्म। आइए सेकंड पे,
रिक्रूटमेंट इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन, ढूंढना, छांटना क्या, ऑफ द सोर्सेज ऑफ मैन पावर एबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। साफ साफ कह देता है कि जितने बंदे की जरूरत है उतनी एप्लीकेशन कैसे आ सकती है, इसके बारे में आप सोचो। यही रिक्रूटमेंट है भाई। हिंदी में बोले तो सीधा भर्ती। भैया क्या होता है, आर्मी में भर्ती निकली बम्पर, सबको दौड़ा के देखा, जो ऊपर के क्रीमी लेयर 100 बच्चे हैं उनको ले लिया। दोस्तों यही तो भर्ती है। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। इट्स सो सिंपल वे। आइए थर्ड पॉइंट पे। आई होप रिक्रूटमेंट समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में करो रिक्वायरमेंट, सेकंड स्टेप में रिक्रूटमेंट। भाई भर्ती कर रहे हैं, कैसे लोग ज्यादा आएंगे इसके बारे में वर्क करना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी, कैसे मैन पावर ज्यादा अवेलेबल हो सकता है, इसी को रिक्रूटमेंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन सुनते ही भाई समझ में आता भाई हो गए सिलेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनी इसमें चैनलाइज करती है। क्या बड़ी बड़ी कंपनी स्टेजेस बनाती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। क्या है भाई, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ऐसा लगता है दो प्लेयर आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं और राउंड वाइज ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन पास होगा। यस, ऐसा कंपनी में होता है दोस्तों। कैसे, राउंड 1 के अंदर में सिर्फ फिजिकली देख लिया कौन से बंदे सही हैं, राउंड 2 के अंदर में रिटर्न लिखवा के देख लिया। भैया आईपीएस आईएएस भी तो यही कर रहे हैं दोस्तों। और क्या कर रहे हैं, फाइनल राउंड इज कॉल्ड इंटरव्यू। सब कुछ जज करने के बाद में बैठा के जीडी करवा लिया, ग्रुप डिस्कशन करा लिया, इंटरव्यू करवा लिया, फिर जाके पता चलता है कि ऑफर लेटर मिल रहा है। दोस्तों ऑफर लेटर मिलने से पहले होने वाले सारे प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में ही आते हैं, और किस में आते हैं। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफिंग के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो सिलेक्शन है दोस्तों। एक भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन अगर फैक्ट्री में या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर देता है दोस्तों। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सिलेक्शन है, और एचआर इस पे पूरा फोकस करता है ताकि कंपनी खत्म ना हो जाए भाई, बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन पे ही सब कुछ डिपेंड है दोस्तों। आइए ध्यान देते हैं व्हाट इज सिलेक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स। भाई ये प्रोसेस है, समझे बात को, ये प्रोसेस है कैसे चूज करना, छांटना, किसको, राइट पर्सन को, सही व्यक्ति को चुनना ही क्या है, सिलेक्शन है। फॉर वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन थॉट वेरियस एग्जाम, टेस्ट एंड इंटरव्यूज। टेस्ट लो, एग्जाम लो, इंटरव्यू लो, सब कुछ करने के बाद में जो होता है वही सिलेक्शन है दोस्तों। ध्यान दीजिए, टाई लगा के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4 नंबर के प्राणी और ये 5 नंबर के प्राणी, 5 टाई लगा के खड़े हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, ऐसा वैसे रियल में नहीं होता है कि ब्लैक कलर के सब कुछ और व्हाइट कलर की टाई। ऑब्वियसली होती है व्हाइट कलर की शर्ट और बाकी दूसरे ब्लैक टाई हो सकती है, बट ये सारे के सारे ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं। डोंट बी माइंड, ये सिर्फ एक एग्जांपल की तरह है, आप सीरियस मत हो जाना। ओके, ध्यान दीजिए, इसके अंदर में कौन सिलेक्ट हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, ना उंगली ना हो तो भी पता चल जाए कि भैया ये सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि इसकी दोनों उंगलियां ऊपर है। ये क्या बताना चाहता है, ये ऐसे बताना चाह रहा है भाई ये क्या है, ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये वी है। वी का मतलब विक्ट्री, भाई जीत गया। ये ऐसे करके वी बना रहा है भाई, ऐसे करके वी बना रहा है, बता रहा है जीत गया, मतलब ये खुशी से झूम रहा है, साफ पता लग रहा है कि इसका क्या हो गया है, यस सिलेक्शन हो गया। और क्या हो गया, देखो कितना खुशी से झूम रहा है ये। ओके, कैसे, एग्जाम दिया होगा, टेस्ट दिया होगा और फाइनल में लाके इंटरव्यू दिया होगा, सिलेक्ट हो गया, आज खुश है भैया, घर जाएगा और घर जाके क्या बांटेगा, यस मिठाई बांटेगा। अच्छा जी, आप लोगों को तो सब पता है कि मिठाई बांटना जरूरी है। आइए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 3 स्टेप क्लियर कर चुका हूं, रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ओके, चलें नेक्स्ट पे।
दोस्तों अब आता प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, डिफरेंस बिटवीन द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। दोस्तों ध्यान से समझे, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहां पे एक एम्प्लॉय है और फैक्ट्री आपकी यहां पे फरीदाबाद के अंदर में है, और फैक्ट्री आपकी किसमें, गुरुग्राम के अंदर में है या गुड़गांव के अंदर में कह सकते हैं। फैक्ट्री आपकी गाजियाबाद में है या फिर दिल्ली के अंदर में है। ऐसे करके आपकी पलवल भी ले लीजिए भैया, पलवल वाले नाराज मत हो भैया, पलवल भी ले लिया। आपकी फैक्ट्री ये 4 एरिया के अंदर में पड़ती है। ये जो व्यक्ति रहते हैं ये रहते हैं दिल्ली के अंदर में, तो इसके लिए कौन सी जगह पास पड़ेगी दोस्तों, पलवल जो है क्या है, दूर है किससे, दिल्ली से। तो आप देखोगे दिल्ली से क्या गुड़गांव या फरीदाबाद, इसमें से कौन सी जगह सही है, उस जगह पे इनको क्या करेंगे, रिक्रूट कर देंगे या फिर यहां पे प्लेसमेंट कर देंगे। दोस्तों रिक्रूट में तो हमने भर्ती कर ही लिया, सिलेक्शन कर चुके हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद क्या बचता है, तो बचता है प्लेसमेंट। लगा दो जगह पे किस लिए, काम करने के लिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इनको क्या करवाएंगे, हम इनसे वर्क करवाएंगे, वर्क परफॉर्म करवाएंगे। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, प्लेसमेंट के अंदर में क्या होगा, इसके पास जहां पे फर्म, कंपनी या फैक्ट्री सुटेबल होगी और जैसे ये सुटेबल होंगे वहां पे इनको उठा के रख दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा और काम पे लगा दिया जाएगा। दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। वाह जी वाह, बिल्कुल सिंपल सी बात आपने तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दी। यस, इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज ओरिएंटेशन, भाई ओरिएंटेशन बिल्कुल सिंपल है। जैसे बच्चा क्लास के अंदर में जाता है और जाते ही क्या देखता है, बिल्कुल चंपू से बाल बना के जाता है और जैसे क्लास में एंट्री करता है, होशियार बच्चा देखता है और बोलता है कि भाई ये मेरा दोस्त है। तो नालायक बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई एक और आ गया होशियार, ये तो कंपटीशन बढ़ा देगा भाई। लेकिन जब वो क्या करता है, सबके साथ मिलता है, तब पता चलता भाई ये तो अपनी बिरादरी का, भाई ये तो लड़ाई भी करने लगा है बच्चा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, प्यार से पढ़ना चाहिए। मतलब क्या है, वो जैसा है नेचर का वैसे फ्रेंड्स को वो अपने में जोड़ लेगा। मतलब पढ़ाकू है तो पढ़ाकू के साथ रहेगा और बैक बेंचर्स है तो बैक बेंचर्स के साथ ही पढ़ने वाला है, वो दूसरी जगह नहीं जाने वाला है। दोस्तों क्या है ये बात क्यों कर रहे हैं हम भाई, बिल्कुल सिंपल है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन, मेल मिलाप भैया, आपस में मिलना ही ओरिएंटेशन है। और क्या है, तो कैसे, जब कभी कोई नया बच्चा आता है, टीचर इंट्रोड्यूस करवाता है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। उसके बारे में बताना, भाई नया बच्चा है राम कुमार, बड़ा ही प्यारा है, 11th क्लास के कॉमर्स में ये इंट्रोड्यूस हुआ है और ये बच्चा 10th में मेरिट ला चुका है। जब ये बात सुनते हैं तो होशियार बच्चों के दिमाग में एक ही बात आती है, भैया परसेंटेज भी तो बताओ कितनी है। तो कहते हैं 92.5%। भाई 98 वाले दिल पे हाथ रख के बैठे ही हुए थे, तब तक उनको आया कोई बात नहीं, देख लेंगे इनको, 98 हमारे, इनके 92 है, इससे ज्यादा ही खींचेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नालायक बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहते कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, हमारा कौन सा कंपटीशन बढ़ रहा है, होशियारों का बड़ा अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिए, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से मेल मिलाप। भाई मेलो मिलाप, मिल जाओ आपस में मिलना ही क्या है ओरिएंटेशन। और क्या ये फैक्ट्री में नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब कभी फैक्ट्री में नया एम्प्लॉय आता है, जिस मशीन पे काम करेगा, सराउंडिंग के 4 मशीन पे सुपरवाइजर घुमा के बोल देगा, भैया ये है रामू, ये है सामू, ये है मामू, जाओ सबसे जाके मिल लो। और ये क्या, कोई भी दिक्कत हो तो रामू और सामू का नाम बता के पहले आप बताना किसको, यस तीसरा बंदा क्या नाम बताया, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यस दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। भैया यही ओरिएंटेशन है। तो प्लेसमेंट, व्हेन न्यू एम्प्लॉय क्या करता, रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। भैया रिपोर्ट फॉर ड्यूटी का मतलब होता है अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेकर पहुंच गए कहां पे, फैक्ट्री के अंदर में, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में जहां पे क्या होना है, वर्क होना है, यहां पे लेके पहुंच गए अपॉइंटमेंट लेटर, रिपोर्ट कर रहे हैं ड्यूटी के लिए। कैसे, ऑन द जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सूट, मतलब जिस जगह पे वो सूट करा। प्लेसमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस as it can ensure the right person for right job। क्या बात है, बिल्कुल सिंपल भैया, राइट पर्सन को राइट जॉब देना ही क्या कहलाता है, यस प्लेसमेंट कहलाता है। वाह जी वाह, इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई। आओ ओरिएंटेशन पे चलते हैं। Orientation introductions is concerned with the process of क्या, introducing a new employee
टू द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सिंपल, इंट्रोड्यूस करवा दो किसको, नए एम्प्लॉय को, किससे, पुराने से। आओ जी देखो कौन आया है नया, तो आप ध्यान देंगे इसमें नया कौन है। आप दोनों कंफ्यूजन हो सकता, भाई कोई भी नया हो सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे भैया कौन नया होगा, कौन नया होगा, कौन नया होगा। भाई ध्यान दीजिए कौन नया होगा, सबकी आंखें किसकी तरफ है, इसकी तरफ है, भैया ये न्यू होगा। वाह जी सर, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़ी जल्दी ढूंढ दिया। भाई मैंने गैस किया है, वैसे हो यही सकता है कि वो सबकी निगाहें इसकी तरफ में है, इसका मतलब न्यू एम्प्लॉय होगा। पुराने वालों को तो हम बहुत बार देख चुके हैं भाई, उनको क्या देखना बार बार, नया एम्प्लॉय आया है पता तो चले उसके हाव भाव कैसा है, पोस्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, और क्या सबके साथ में मिक्सिंग होता भी है या नहीं होता है। यही देखने के लिए सबकी निगाहें किसकी तरफ है, उसकी तरफ है। ध्यान दीजिए ये दो बंदे मिलके भी उसको देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इसको देख रहा है। इसका मतलब इसको 4:1 मिल रहा है भाई, इसको 4 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है। और इसी से मुझे लगता है कि न्यू कौन है, तो न्यू ये है जो भैया जी खड़ा हुआ पड़ा है। यस बिल्कुल सिंपल दोस्तों। आइए नेक्स्ट पे, इसमें क्या कहता है, ए न्यू एम्प्लॉय जो है कैसे फेमिलाइज्ड है कि नहीं है, क्या वो फैमिली रिलेशन की तरह रह रहा है कि नहीं रह रहा है अपने यूनिट्स में जहां वो काम कर रहा है। एंड सुपरवाइजर आर फ्लूइड एम्प्लॉयज, दे आर ऑल्सो टू बी इन्फॉर्म अबाउट वर्किंग आवर्स। वो बताएगा कितने घंटे काम करने हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या लीव का अवेलेबिलिटी कैसे होगी, क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी भैया कि नहीं मिलेगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देगा। भैया अमूल कंपनी में काम करने जा रहे हो और अमूल के बारे में नहीं पता, तो भैया क्यों काम कर रहे हो मुझे बताओ। किसी बाहर वाले ने पूछा अमूल कंपनी कहां की कंपनी है, कौन है डायरेक्टर, नहीं पता। भैया कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी जहां पे लोगों डायरेक्टर्स के नाम नहीं पता। भैया कमाल की बात है भाई, धन्य हो आप लोगों को जहां काम कर रहे हो, आप लोगों को डायरेक्टर के नाम नहीं पता। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई, जाके क्या करे, टैगलाइन लगा दे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप जॉब कर रहे हो इट्स योर ड्यूटी, भैया आपकी ड्यूटी आप पता करो ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ तो जीके पे ध्यान दो भाई, बिल्कुल जीके पे ध्यान नहीं है, कमाल की बात होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू दियर वेजेस, वो आपको जो वेजेस मिलेगा, जो भाड़ा मिलेगा, सॉरी भाड़ा कह रहा हूं, दिहाड़ी मिलेगी, वो बताओ कि कितने रुपए के हिसाब से मिलेगी। क्या ओरिएंटेशन के अंदर, ओरिएंटेशन में सब कुछ बता देंगे इसके अंदर में से ये बता देगा भाई, जो भी सुपरवाइजर आएगा बता देगा भाई इससे पंगा मत लियो, लड़ाई कर लेता है 1 मिनट के अंदर में। क्या है ओरिएंटेशन में बताया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्राणी है भाई, हेल्पफुल नेचर है, सबको मदद करेगा। ये क्या है दोस्तों, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मैं समझता हूं जिसकी कंपनी में ओरिएंटेशन नहीं वो कंपनी नहीं भाई मेरे, ओरिएंटेशन तो होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन वही, चाहे मैंने कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। देखिए बात क्या होता है, जहां वर्क कर रहे हो उसका जो वर्किंग प्लेस होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, और कंपटीशन भी हेल्दी होना चाहिए। भैया आज के टाइम पर अनहेल्दी कंपटीशन और अनहेल्दी फूड्स, ये दोनों के दोनों डेंजरस होते हैं भाई, खुद के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो रही है, पार्टी, तो पिज्जा के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है दिमाग के अंदर में। सूखा आइटम, ऊपर से गीली चटनी खा लो, और ज्यादा कुछ हो तो भैया क्या कोक मंगा के पी लो ताकि पच जाए। भैया ये भी थिंकिंग बिल्कुल अलग सी है। हमारे टाइम पे तो भैया नींबू पानी चला करता था, आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नींबू पानी से याद आया, थोड़ी देर में आप लोग भी पी लेना, गर्मी ज्यादा हो रही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स, व्हाट इज ट्रेनिंग एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर ऑर्गेनाइजेशंस में वर्किंग करने का तरीका और काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो खतरा है भाई मेरे। सीएनसी, बीएनसी, पावर प्रेस, कटिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन, और कितनी सारी मशीन होती है, ग्राइंडिंग मशीन होती है भैया, लेथ मशीन होती है। मैंने इतनी सारी मशीन के जब नाम सुना तो मैं खुद घबरा गया, लेकिन हम घबराते नहीं, हम कॉमर्स वाले, हमें तो सिर्फ रोकड़ा से मतलब है भैया, किससे, पैसा से। तो इसका मतलब क्या, हम कोई भी डीलिंग करने से पहले हम क्या चीज ध्यान देते हैं, पैसा। भैया हम लोग कोई मैकेनिकल इंजीनियर तो है नहीं, हम ध्यान किस पे देते हैं, तो रोकड़ पे ध्यान देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या यस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा हूं। ध्यान दीजिए किस चीज पे हम ध्यान देते हैं, रोकड़ पे, पैसे पे ध्यान देते हैं। तो इतनी सारी मशीन है, इतनी सारी मशीन के अंदर में कुछ मशीन डेंजरस भी है कि अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो उंगली भी कट सकती है भाई। साफ साफ इंस्ट्रक्शन भी कई जगह लिखा होता है। कई लोग तो मशीन से इतना डरते हैं कि सामने नहीं जाते, दूर खड़े हो जाते हैं, जैसे गोली मार देगा भाई वो, ऐसा नहीं होता।
बट होता क्या है कि मशीन के अंदर में वॉइस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है उसकी, इस वजह से लोग थोड़े से घबराते भी, कई लोग पास नहीं जाते हैं जिसकी उसकी नॉलेज नहीं होती है। और ये अच्छी बात है भाई मेरे, सेफ्टी पर्पस के लिए। कई जगह तो फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है यदि आप 18 साल से कम के हैं तो कृपया अंदर ना आए भाई, बाहर ही रहें, क्यों खतरा है भाई मेरे। कल को कोई चीज हाथ लगा दी, उल्टा सिल्टा हो गया तो कंपनी के ऊपर नाम आ जाएगा भैया। फैक्ट्री एक्ट 1948 बहुत ही डेंजरस कानून है भाई मेरे, हर किसी को पता नहीं है लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है भाई। 18 साल से कम के उम्र के व्यक्ति को फैक्ट्री में आना निषेध है, मतलब मना है। साफ बोर्ड लगा दिया फिर भी अगर आप जा रहे हो तो भैया आपकी गलती है। गलती क्यों नहीं है भैया, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में थोड़ी लिखा है, हिंदी में लिखा है, इतना तो पढ़ ही सकते हो। और ध्यान से जाओ तो ध्यान दीजिएगा कि मशीन के अंदर में क्या है कि अगर आपने एम्प्लॉय को, आपने वर्कर को, आपने लेबर को ट्रेनिंग नहीं दी तो भैया उंगली भी कट सकती है। यस, इसलिए क्या देने का, ट्रेनिंग देने का, उसको बताने का भाई मशीन ए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो मशीन बी वो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मशीन सी ये भी दिक्कत नहीं करेगी, आपको कोई टेंशन नहीं है भाई। सुपरवाइजर क्या कर रहा है, सुपरवाइजर घुमा रहा है वर्कर को, समझा रहा है वर्कर को, आइए समझा तो रहा हूं मैं और क्या कर रहा हूं। सुपरवाइजर ने दिखाया मशीन है, कोई दिक्कत नहीं, जा भाई जा। मशीन बी कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यारा मशीन है, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मशीन सी के पास लेके बोलो भाई ये भी बड़ी प्यारी मशीन है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं, कोई लोचा नहीं, फुल्ली ऑटोमेटिक है भाई मेरे। और मशीन डी को दिखा के बोलता भाई दूर से प्रणाम करने का, भैया या तो पूरे होश हवास में रहना तभी जाके इसको हाथ लगाना, इधर उधर की बातों को सोच के उंगली मत लगाना वरना भैया उंगली काट सकता है। ये बता रहा है क्या चीज कि डेंजरस सिचुएशन है। कई बार मशीन के ऊपर में कई लोगों के हादसे होते हैं और वह हादसों का कारण जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। यस, ब्लेम नहीं दे रहे हैं फैक्ट्री के ऊपर में, बट सिंपल सा है क्या चीज, लापरवाही। ये लापरवाही किसी की तरफ से हो सकती है, फैक्ट्री की तरफ से भी हो सकती है और इंडिविजुअल की तरफ से भी हो सकती है। दोस्तों हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ समझाने का है क्या कि ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कईयों को ट्रेनिंग मिली होती है, अब सुपरवाइजर समझा रहा है भाई अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए तो ऐसे कर लो। भैया घर के अंदर की बात मैं बता दूं, एमसीबी कई लोगों को नहीं पता कैसे काटना होता, ऊपर करते हैं कि नीचे करते हैं नहीं पता, जिंदगी भर नीचे करके स्विच जला के भैया क्या किया है, बल्ब जलाया है, ट्यूबलाइट जलाए हैं और क्या चाहिए पंखे चलाए भैया जी। आज तक किसी ने क्या क्या एमसीबी ऊपर नीचे होता है क्या होता पता ही नहीं है। साइकोलॉजी दिमाग के अंदर में सीधा फटाफट क्या करेंगे, सीधा ऑन कर देंगे नीचे की तरफ, बट एमसीबी ऊपर ऑन होता है, नीचे गिराने पे ऑफ हो जाता है। दोस्तों घरों के अंदर में भी लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता होती है एमसीबी के बारे में, बट ये चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। क्यों, यही तो ट्रेनिंग है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करेंगे। दोस्तों दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वे। आप ध्यान देंगे किसी बिजली मिस्त्री को तो कभी भी ऐसे टच करके कभी नहीं देखेगा कि भाई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे पकड़ा इसको छू के देखते हैं, ऐसे नहीं छूएगा, ऐसे टच करेंगे। क्यों, ताकि अगर वो फ्लो ऑफ करंट होगा तो बैक मारेगा, ऐसे हाथ मारेगा, ऐसे करोगे तो भैया चिपक जाएगा भाई मेरे। वो ऐसे पकड़ते हैं ताकि बैक मारे, यही तो ट्रेनिंग और क्या है भाई मेरे, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने भी एक बार पूछा था बचपन के अंदर, भैया जी ऐसे क्यों टच करते हो, कहता बेटा ऐसे टच करोगे तो बैक मारेगा, ऐसे टच करोगे चिपका देगा, तो आपको चिपकना है तो ऐसे पकड़े और बैक मरवाना तो भैया ऐसे पकड़ो। मैं कहा अंकल जी हम लोग कुछ नहीं करना, हमारे पास टेस्टर है, ऐसे टच करके देख लेंगे। कहते भैया बहुत समझदार हो, ऐसे ही आप लोग भी समझदार बनो, कॉमर्स वाले भैया समझदार ही होते हैं। अच्छा ठोक दो भैया फटाफट लाइक। ध्यान दे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बता चुके हैं, ट्रेनिंग के अंदर में ट्रेनिंग दो। डेवलपमेंट के अंदर में क्या होता है, डेवलपमेंट एक स्किल होती है। डेवलपमेंट से क्या होता है कि आपको बताया जाता है अगर आप ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आप मैनेजर भी बन सकते हो। भैया कैसे, एजुकेशन आपके पास में, सब कुछ आपके पास में है, कमी किस चीज की है, यस आपके पास में कमी है किस चीज की, एक्सपीरियंस की। और जब आप एक्सपीरियंस को गेन कर लेंगे तो आपकी डेवलपमेंट होनी है, आप मैनेजर बन ही जाएंगे। यही बात डेवलपमेंट में सिखाई जाती है। तो हर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ट्रेनिंग तो होती है और साथ में ट्रेनिंग के साथ में डेवलपमेंट भी होती है। तो आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं, जो कि इतना समझा दिया, अब क्या बचा है, पढ़ खुद भी ले सकते थे लेकिन बता देते थोड़ी बहुत। ट्रेनिंग क्या है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। भाई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग कहां नहीं होती, ट्रेनिंग हर जगह होती है। आप देखोगे जहां खतरा वहां ट्रेनिंग। भाई डॉक्टर की तो ट्रेनिंग जरूरी है भाई मेरे, जान माल का खतरा है। बाइक वाले को ट्रेनिंग ना दो कोई बात नहीं भैया, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत चीज खराब हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर को ट्रेनिंग ना हो तो भैया सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग मतलब सही तरीके से सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देना जरूरी है। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किल्स। इससे इंक्रीज होता है क्या, स्किल, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है, ताकि वो क्या कर सके, जॉब को कर सके, वेरियस मेथड, कई तरीके से जॉब को कर सके। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। वाह जी वाह, बिल्कुल इससे सिंपल हो सकता था। नहीं भैया इससे सिंपल खुद बना लेना, भैया हमसे इससे सिंपल नहीं हो पाएगा, सॉरी। आइए डेवलपमेंट पे कर लेते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय।
इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरीके से। ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब यह इज्जत नहीं है, ऑल रिस्पेक्ट मतलब हर तरीके से। भैया एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो जाएगी हर तरीके से। भैया हर तरीके से कैसे डेवलपमेंट होगी मुझे पता, क्यों नहीं डेवलपमेंट होगी? एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, एम्प्लॉय पढ़ा लिखा है और ट्रेनिंग लेगा, डेवलपमेंट उसकी होनी ही होनी है। अगर वो ट्रेनिंग लेके काम करता है तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कैसे डेवलपमेंट होनी जरूरी है, ताकि उससे क्या होता है, एक्वायर द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस टू देयर प्रेजेंट जॉब्स एंड इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी फॉर द हायर जॉब्स इन फ्यूचर। वह अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा ताकि वह क्या कर सके, हायर जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सके। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप लोग भी तो इसीलिए कर रहे हो दोस्तों। अगर छोटी सी दुकान पे काम कर रहे होते और 2-4 हजार रुपए महीना कमा रहे होते, 2,000 रुपए से 4,000 रुपए, मानो मैंने कहा छोटी सी दुकान पे छोटी उम्र में लग गए काम पे, 10 साल का बच्चा लगा काम पे और 20 साल की उम्र तक लगा, तो 10 ईयर्स हो गए उसके। 10 ईयर्स का मतलब 4,000 रुपए कमा रहा है, मतलब पूरे साल में 48,000 रुपए कमा रहा है। इसका मतलब टोटल कितना कमा रहा है, 4,80,000 रुपए कमा रहा है। दोस्तों आप लोग 20 साल पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे ने 20 साल पढ़ाई नहीं करी है, तो 480 कमा चुका। आपके ऊपर में हो सकता है 4 लाख रुपए यहाँ पे एक्सपेंस हो चुके हैं, बट दोस्तों इसके बाद में जो आप स्किल सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, आप इस 480 से ज्यादा होगा, मतलब क्या चीज है, 48 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 48 लाख रुपीज। दोस्तों क्या है, एजुकेशन आपकी स्किल को इंक्रीज करने का तरीका है और डेवलपमेंट। दोस्तों मैं एक बहुत ही प्रभावित हुआ था ऐसे व्यक्ति से जिसने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दोस्तों इससे बहुत लोग प्रभावित हुए थे और पढ़ने लगे थे, और बहुत लोग आज भी इसको किसी और वे में लेके जाते हैं, और आज भी हमारे देश के अंदर में कई सारे सिस्टम है। बट मैं मानता हूं कि शिक्षा होना जरूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है दोस्तों, तो आपको कोई छोटा मोटा आदमी भी आंख दिखा देगा। एजुकेशन होना जरूरी है दोस्तों। फटे हुए कपड़े हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एजुकेशन ना हो बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। ये उसी तरीके से है क्या कि पूरा का पूरा शरीर है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। दोस्तों एजुकेशन जो है एक बॉडी के अंदर में आत्मा की तरह काम करता है। आइए दोस्तों ज्यादा सीरियस मत हो जाना, 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। हम कॉमर्स वाले, हमें रोकड़ा से मतलब। यस आइए 6 पॉइंट क्या कहता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल भैया कुछ नहीं होता है। अप्रेजल बैंक में जाओगे, वहां रेटिंग सिस्टम होती है। क्या होती है जी रेटिंग सिस्टम? रेट ग्रेड वाइज होती है। ग्रेड जैसे होता है वैसे रेट होता है, ग्रेड वाइज। ग्रेड क्या होती है दोस्तों? ग्रेड में कहते हैं इसको मिला 2 स्टार, इसको 3 स्टार, इसको 4 स्टार, इसको 5 स्टार, इसको 3 स्टार और जिल्लो इसको 1 स्टार। कौन बेटर है? 5 स्टार वाला। ऑब्वियस सी बात है 5 स्टार है तो बेटर होगा। नॉर्मल सी कंडीशन से 5 स्टार वाला बेटर होता है। भैया 1 स्टार 2 स्टार भी बना देते हैं। अब देखो ध्यान दो, पुलिस डिपार्टमेंट में तो ये 1 स्टार है तो ASI है, और 2 स्टार है मतलब SI है, और 3 स्टार का मतलब क्या हो गया? I है। अरे आप सर एक एक विजिटेज कम कर रहे हैं। बिल्कुल ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SI सब इंस्पेक्टर, I इंस्पेक्टर। भाई मेरे 5 स्टार नहीं होते हैं किसी के। इतने एरिया के अंदर में सारे स्टार सजाने पड़ते हैं, 3 स्टार तक होते हैं, उसके बाद में अशोक स्तंभ लग जाता है। भाई मेरे ज्यादा सीरियस मत हो, अगली वीडियो के अंदर में कभी समझा देंगे पूरे के पूरे पोस्ट के अंदर में। तो ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर में 6 पॉइंट क्या कहता है, अप्रेजल क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम बांट देना, ग्रेड वाइज रेटिंग वाइज दे देना। जिसकी रेटिंग अच्छी है उसको बना दो ऊपर सुपीरियर। भैया मैनेजर का सिलेक्शन हो रहा है, जिसकी रेटिंग अच्छी है उसको दो, जिसके नहीं है उसको मत दो। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके अंदर में परफॉर्मेंस आपकी कैसी है उस हिसाब से आपका क्या होता है। यस प्रमोशन होता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अभी तक हमें सारे पॉइंट्स कर चुके हैं, आइए थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैन पावर प्लानिंग बता चुके हैं, रिक्रूटमेंट बता चुके हैं, सिलेक्शन बता चुके हैं, प्लेसमेंट बता चुके हैं, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट बता चुके हैं। दोस्तों रह गए हैं 3 पॉइंट्स ये, और ये भी पॉइंट रेम्युनरेशन का मतलब लाइक ए सैलरी, लाइक ए सैलरी की तरह होती है। और अप्रेजल आप लोग को बता चुका हूं दोस्तों। प्रमोशन एंड ट्रांसफर आप लोगों को शुरू से पता ही है। तो दोस्तों ध्यान देंगे आप। दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका नाम है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और देयर इज अ 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। किस तरीके से चूज करेंगे हम क्या रिक्रूटमेंट, कैसे हम लोगों की भर्ती करेंगे, कैसे हम अपने स्टाफ भरेंगे, ये 2 तरीका होता है, या तो इंटरनली ले लो या एक्सटर्नली ले लो। दोस्तों थर्ड पार्ट के अंदर हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, इंटरनली बेस्ट है कि एक्सटर्नली बेस्ट है, और पूरी ब्रीफ नॉलेज लेने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जो मैं आप लोगों को पहले वीडियो की शुरुआत में बोल चुका हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहे दोस्तों। इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।